तो एक और तालीम से ही जुड़ी एक स्टोरी है, लेकिन ये एक ऐसे शख्स की है जिनकी जब एज पता चलेगी आपको, जिनके बारे में जब आपको पता चलेगा आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे। इस उम्र में भी क्या किसी को शौक होता है कि अच्छा तालीम हमने हासिल करनी है, डिग्री लेनी है। तालीम याफ्ता शख्स मुआशरे में बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकता है, एक मुआशरे का बेहतरीन और बड़ा कीमती असासा होता है। और अगर किसी घर का बड़ा इल्म हासिल कर ले तो घर की बुनियाद जो होती है वो बेहतरीन समझ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने 83 बरस की उम्र में डिग्री हासिल की हो? 83 बरस, क्या मैंने ठीक सुना? हाँ, 83 बरस की उम्र में उन्होंने डिग्री हासिल की है। और मतलब मैं तो हैरान हूँ कि पढ़ कैसे लिया। अच्छा, ये आपने पहली बार पढ़ा, हमने पहली बार सुना और हमारे नाजरीन ने भी यकीनन पहली बार ही सुना होगा। आज हम आपको तालीम से मोहब्बत करने वाले ऐसे हजरत से मिलवाने वाले हैं जो कि 10 बच्चों के वालिद हैं, कई बच्चों के नाना और दादा भी हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 83 बरस की उम्र में उन्होंने LLB पास करके वकालत के लाइसेंस की दरख्वास्त दे दी है। ये वो डिग्री है जो कि नौजवानी की उम्र में बड़ी मुश्किल होती है। इन्होंने 83 साल यानी 83 साल की उम्र में इस डिग्री को पास किया है और अब उन्होंने वकालत के लाइसेंस की एप्लीकेशन भी दे दी है। और अब हमारे साथ भी मौजूद है जनाब, इनका नाम है बाबा अब्दुल रहमान। बाबा जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही एहतराम के साथ सल्यूट पेश करते हैं सर हम आपकी अजमत को, क्योंकि 83 बरस की उम्र में आपने वो कर दिखाया है जो कि शायद नौजवानी की उम्र में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लोग कहते हैं कि जी 60-70 की उम्र हो जाए तो उसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है, लेकिन आपने ऐसे तमाम लोगों को खामोश करा दिया है। आपने वो जो है सब्जेक्ट जो कि बहुत ही मुश्किल है उसमें कामयाबी हासिल कर ली है। आप बहुत से लोगों के लिए एक मशअले राह बन चुके हैं। इस उम्र में LLB का फैसला किया क्यों, किस तरह से ये दिमाग में आया कि इस तरफ जाना चाहिए और इसको शुरू कर देना चाहिए? अब जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मैं तो नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन बहरहाल इस उम्र के इस हिस्से में नहीं, मैं ये ऑब्सेशन तो मेरे थी, लेकिन मेरे हालात ऐसे 1956 में जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं कॉलेज में दाखिला नहीं ले सका, नौकरी मजदूरी करने लगा। उसके बाद करते करते मैं 99 में रिटायर हो गया गवर्नमेंट सर्विस से 18 ग्रेड में। तो उसके बाद ये 2013 में ना मेरे बच्चों की वालदा फौत हो गई। आई वॉज अलोन और बच्चे भी शादीशुदा थे, मैं अकेला था, पेंशन थी। मैंने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि इर्द गिर्द के हालात को भी देखा। ये बच्चियों के, बहनों के ये जो मामलात है ना, फैमिली मैटर्स, इसमें बड़ी परेशानी थी। और लोग बेचारे एक जो घर से तंग है, दूसरा वो वकला की फीसों से तंग है। तो मैंने कहा कि LLB करते हैं और इन लोगों की मदद करेंगे। अगर एक की मदद भी हो गई और अल्लाह ने कबूल कर ली तो मेरी कोशिश का बायस हो जाएगा। आई एम 83 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई हर्डल है। अब जब तो बंदा जिंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम सलाहियतें दे करके इंसान को भेजा है। तो मैं तो कोई इतने ख़ास नहीं समझा कि मुझे क्या हिम्मत है सर, क्या हौसला है आपका। अच्छा बाबा जी, ये बताइएगा अपने बच्चों के हवाले से कुछ बताएं कि जब आपने ये डिसीजन लिया LLB करने का तो आपके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों के जो बच्चे हैं, उनके क्या तासुरात थे, कितना सपोर्ट मिला आपको फैमिली से? नहीं, फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे बच्चियाँ, पोतियाँ पोते, मेरी पोतियाँ भी MA कर करके एजुकेशन में सर्विस कर रही हैं। तो दे वर ऑल हैप्पी और उन्होंने तो कहा ये तो बड़ी बात है। और कई बच्चे जो थे, मेरी एक बेटी है उत्सिया रहमान, उसने अब MA करना, ग्रेजुएट तो थी पहले शादी से, उसके 3 बच्चे हैं, अब उसने MA करने का वो ठान लिया कि अगर डैड नहीं कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ज़बरदस्त। तो ये मुझे घर वालों से, बहू से, बेटों से, सबसे एनकरेजमेंट मिली और दे वर ऑल हैप्पी। और ये पास होने के बाद तो दे हैव एंजॉयड इट अ लॉट। अच्छा बाबा जी, मुझे बताएं कि जब रिजल्ट आने वाला होता है ना, हर एक बच्चे को एक बेचैनी सी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, पास होंगे या नहीं होंगे, या जो भी एक टारगेट सेट किया होता है पता नहीं वो अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे। बस मुझे ये हो रहा है कि अच्छा आपके भी वही एहसास थे कि बस जब रिजल्ट आने वाला था तो वो एक बेचैनी थी और वो बचपन वाला दौर याद आ गया कि अच्छा बचपन या जवानी में जब इम्तिहान दिए थे और वो एक माँ बाप का डर रहता था। अब माँ बाप
आपका तो नहीं, लेकिन नवासा नवासी पोते पोतियों या बहू बेटों के उम्मीदें हैं ना बहुत सारी। हाँ जी। मैंने जो ये टारगेट सेट किया और बड़ी मेहनत के साथ मैंने इम्तिहान दिए हैं, तो प्लीज मुझे बताएगा। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है। अलबत्ता स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है, खा वो 83 साल का हो या 90 साल का हो। बचपन ऐसा है कि ये प्रेशर, मैंने ये 3 साल अब कोर्स था मेरा, मैंने पहले 2 साल में ये अंदाज़ा कर लिया था कि इसमें कोई ऐसे फेयर होने वाली बात नहीं है। 5 सवाल करने होते हैं, अल्लाह ने किया तो वो हो जाते थे। और मैं इस ये तरीका जो इम्तहान है ना, आपके सवाल के कदर नजर, ये मुझे ये बंदे की कैलिबर का अंदाज़ा नहीं लगाता। ये रटराबादी है और चंद सवाल याद कर लिए, कुछ हेडिंग बना लिए और पास हो गए। मैं नहीं समझता कि इट इज़ टेस्ट ऑफ माई कैलिबर या किसी भी तालिब इल्म के। बाकी अलबत्ता बच्चों में तो अलबत्ता ये बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने दे एनकरेज मी कि आप हमारे लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। और कल ही मेरा बच्चा भी कह रहा था कि आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। ये तो हर बच्चा होता ही है अपने फादर का प्राउड। लेकिन ड्यू टू माई एजुकेशनल एक्सर्शन वो उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ज़रा जवानी का दौर ही मैं चाहूँगी कि आप बातें शेयर करें और थोड़ा सा वो याद भी करें। उस वक्त कैसे स्टूडेंट थे आप? लाइक फाइक थे या वही अम्मा बस डांट खानी और पढ़ना ना और बस कहना कि ठीक है पास हो जाएंगे, चल जाएगा? हाँ जी, गुजारा हो गया। बेटा ऐसा है कि मैं कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट तो नहीं था। मैट्रिक में भी मैं सेकंड डिवीजन रहा और सारे इम्तिहानों में सेकंड डिवीजन ही रहा LLB तक। कोई इतनी ज़्यादा वो मैं आउटस्टैंडिंग तालिब इल्म नहीं था। लेकिन मेरे वालिद बिल्कुल अनपढ़ थे। ही वॉज रिटायर्ड हेड वार्डर फ्राम बन्नू जेल NWFP से, तो वो खुद अनपढ़ थे। लेकिन वो ये ज़रूर कहते रहते थे कि जो आदमी गली से गुजरता ना, मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ, हसन पठान गुजरा गुजरात से, तो जो पढ़ा लिखा गुजरता उसे कहते इधर आओ, ज़रा मेरे बच्चे को थोड़ा टेस्ट करो, इससे कुछ नज़म सुनो, इससे कोई इमला लिखाओ। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट। और ये इस बात ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मुझे मरने तक तालीम हासिल करनी है। और ये जो सफ़र था ना, आई थिंक ये हमेशा ही जारी रहता है। बिल्कुल। और आपने ये बात साबित करके दिखाई है कि सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, इसके अलावा ये बता दीजिएगा कि अभी जब हम आपको देख रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, आप बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं, बहुत हेल्दी माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? हमारे वो नौजवान जो कि शायद 40-50 की उम्र में जाकर अपने आप को ज़हनी तौर पर बूढ़ा कर लेते हैं, 100 साल के हो जाते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बताइएगा कि ऐसा क्या लाइफ स्टाइल है जिसको इख्तियार आपने कर रखा है और आज तक आप मेरा लाइफ स्टाइल बिल्कुल देहाती और बड़ा सादा है। मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया। मैं तो समझता हूँ कि ये मेरी जो सेहत का राज है वो यही है कि मैं सुबह शाम खाना खाता हूँ, दोपहर को नहीं खाता। अच्छा। और चलता फिरता रहता हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी में कोई सवारी भी इस्तेमाल नहीं की सिवाय ये दफ्तर जाने के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, ना कोई साइकिल ली, ना मोटरसाइकिल ली, ना गाड़ी ली। अब अल्लाह का शुक्र है बच्चों के पास हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई एहतियाज नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा खाने के ज़िंदगी आमद बराए ज़िंदगी जो है वो खाने के लिए नहीं बल्कि खाना ज़िंदगी के लिए है। बिल्कुल ठीक। तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा खाने से कोई ज़्यादा बेहतर सेहत हो जाती है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि एक्सर्शन करते रहो, बढ़ते रहो, इंशाल्लाह मंजिल मादूर नेस, इंशाल्लाह। अच्छा बाबा जी, एक और बात, एक होता है ना हल्का अहबाब, और आप जब दोस्तों में उठते बैठते हैं, आप उनसे चीज़ें भी शेयर करते हैं, बातें करते हैं, मशवरे लेते हैं। जब आपने सोचा कि आपने LLB करनी है, डिग्री लेनी है, तो मुझे ये बताएं कि जो आपके दोस्त थे, जो आपके हम उम्र थे, वो क्या कहते थे? अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ ज़्यादा हल्का अहबाब भी नहीं था। लेकिन मेरे के 2 दोस्त थे, वो मेरे बॉस पहले फौत हो गए। एंड आई हैड नॉन टू कि जिसे मैं मशवरा करता। तो अब मेरी उम्र के कुछ कई लोग हैं मेरे गांव में भी, मेरे इर्द गिर्द भी, लेकिन वो सारे नाकारा और बिल्कुल नकम्मे बन के बैठ गए हैं।
अच्छा, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह यानी जो काम के दोस्त थे जब वो बिछड़ गए तो आपने किताबों से यारी लगा ली और उसी यारी का बेनिफिट आज ये हुआ कि आपके बेटे कहते हैं कि उन्हें आप पर फख्र है। बड़ी ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे एक उस्ताद हैं, ही इज़ कमिश्नर इनकम टैक्स, खुर्रम अजीज साहब, वो कहते हैं कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो किताबों से इश्क करना बड़ा जो है लम्हा ना, फिक्रिया सर, ये हमें ये सिखाया इस सादा ने कि किताब इज़ द बेस्ट फ्रेंड। जब दोस्त फौत हो गए तो यही किताब जो है यही मेरी दोस्त थी, और इसी किसी दोस्ती से अल्लाह पाक ने मुझे ये नवाज दिया कि मैं अब इंशाल्लाह LLM भी कर रहा हूँ, एडमिशन के लिए मैं भेजा है इंशाल्लाह। अच्छा बाबा जी, मुझे एक और चीज़ बताएं, जब हम किसी बच्चे या नौजवान से उसकी तालीम के बारे में सवाल करते हैं, हम कहते हैं कि आपकी रूटीन क्या थी, कितना वक्त किताबों को देते थे। तो मेरा आपसे भी वही सवाल है कि आप कितना वक्त किताबों को देते थे, बच्चों को, नवासा नवासियों को, बेटों को, पोता पोतियों को, क्योंकि यकीनन आप घर के बड़े हैं और वो कहते हैं ना कि बरकत इसी में होती है कि बड़ा घर के हर फर्द को लेके बैठे कुछ देर रोज़ाना। तो आप किताबों को कितना वक्त देते थे और फैमिली को किस तरह से मैनेज करते थे? अब फैमिली को तो बेटा ऐसा है कि अब उनकी अपने बच्चों की अब अपनी अपनी फैमिलियाँ हैं। मैं अपनी फैमिली से फारूक हो गया, बच्चियाँ अपने घर चली गई, बेटे भी अपने, मतलब कि अब 39 ग्रैंड चिल्ड्रन, सारे अपने अपने घर में हैं, मैं अकेला ही हूँ। अलबत्ता 3 बहू हैं, 3 बेटे मेरे साथ रहते हैं इस मकान में जिसमें मैं रह रहा हूँ। ये तो कुछ टाइम उनको भी देता हूँ, पोतियाँ पोते मेरे साथ आ जाते हैं, अगर कोई बात पूछनी हो वो पूछ लेते हैं। लेकिन मोस्टली मेरा ताल्लुक़ जो है वो अपने कमरे तक ही मेरी एक्टिविटी महदूद है। किताब पढ़ ली, जब थक गया तो पोइट्री पढ़ ली। पोइट्री से मेरा, उर्दू लिटरेचर से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। सर पोइट्री का तज़किरा हुआ है रहमान साहब, तो फिर कोई अच्छा सा शेर आपका पसंदीदा हो जाए। जी शेर तो अब वो गालिब का एक शेर था, ज़रा पर्शियन में है। अहले बीनश को है मौजे हवादिस मकतब, अहले बीनश को है मौजे हवादिस मकतब, लज़्माए मौज कमा से लिए उस्ताद नहीं। थोड़ा सा फिर एक और शेर सुनिएगा उर्दू का। जी थोड़ा सा इसका मतलब भी अगर समझा देते। गया हूँ मैं। हाँ जी, अच्छा उसको समझाता हूँ जी कि ये जो अहले बीनश, अहले नज़र को है जो हवादिस हादसात की जो मौज है जो है ना, वो मकसद का काम देती है। अच्छा। जब कोई चीज़ आपको उलट पुलट कर दे तो उससे सबक सीखना चाहिए। हाँ। और लज़्मा मौज का माँ से लिए उस्ताद नहीं, ये मौजों का जो थपेड़ा है जो आदमी को उलट पलट कर देता है, वो उस्ताद की चमाटे से या उसकी शैली से कम नहीं है। यानी कि ये तुझे बादे मुखालिफ से ना घबराया औकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल जबरदस्त। बाबा जी लास्ट में मैं चाहूंगी कि हमारे जी आप जो बात करें उसको भी मुकम्मल कीजिएगा और लास्ट में एक पैगाम भी उन तमाम लोगों के लिए बात करना चाहता। फैज का एक शेर मैं सुनाना चाह रहा था। जी प्लीज अदा कीजिए। बज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शमा जल गई, बज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शमा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिजर की रात ढल गई। हिजर की रात ढल गई। वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। हिजर की रात ढल गई जी। और बाबा जी जैसा कि अभी महक ने कहा कि जाते जाते हमारे नौजवानों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए भी कोई अच्छा सा पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं नौजवान बच्चे तो खैर मैं सबको लिए एक ही बात है कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है। मेरी क्या बात है, मैंने जो इससे सीखा है, सीरत नबवी से सारा कुछ सीखा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ की गोद से लेके लहद तक इल्म हासिल करो। तो इसमें नौजवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, हर तरह की हर उम्र का हर कैटेगरी के लोग आते हैं। बिल्कुल। तो वी शुड लर्न एवरीथिंग। मैंने ये मेरे आप चेहरे पे देख रहे हैं ना जितनी झुर्रियाँ हैं, तो ये झुर्रियाँ मैंने ऐसे आई हैव अर्न्ड दीज ट्रिंकर्स। मैंने रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखा है इन 83 सालों में। एवरी डे आई हैव लर्न समथिंग। सही। तो ये जो झुर्रियाँ हैं ना, ये मैंने अर्न की हैं।
ये वैसे सेहत खराब होने से उम्र गुजरने से नहीं बढ़ गई हैं। यानी हर दिन के पीछे एक कहानी है, हर झुली के पीछे जो है एक तजुर्बा है। बेहद शुक्रिया, बाबा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। 83 में उन्होंने जो ये कारनामा अंजाम दिया ना, उनकी नजर में तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि बड़ा मुश्किल है।